हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, जिसका हिंदी अनुवाद मंजुला डोभाल जी ने किया है, इसके भाग 1 के 15वें अध्याय, जिसका नाम है एक अंग्रेज सज्जन पुरुष की भूमिका। इससे पहले के 14 अध्याय मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। अगर आप सब सुनना चाहें तो जाकर सुन सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आइए शुरू करते हैं। दिन पर दिन मेरा शाकाहारी रहने का विश्वास प्रगाढ़ होने लगा। साल्ट की पुस्तक ने मेरे खान पान की शिक्षा के प्रति रुझान और बढ़ा दिया। मैंने शाकाहार खान पान से संबंधित सभी पुस्तकें खरीदी और पढ़ी। इनमें एक थी हार्वर्ड विलियम की द एथिक्स ऑफ डाइट, यानी आहार के आचार विचार। यह प्रारंभिक काल से लेकर वर्तमान समय तक की मानव आहार शास्त्र के साहित्य का जीवन संबंधी इतिहास था। इस पुस्तक ने यह बताने की कोशिश की कि सभी दार्शनिक भविष्यवक्ता और पैगंबर, जिनमें पाइथागोरस से लेकर ईसा मसीह और वर्तमान तक के सभी को शामिल किया गया था, वे सभी शाकाहारी थे। डॉक्टर अन्ना किंग्सफोर्ड की द परफेक्ट वे इन डाइट, अर्थात आहार का आदर्श मार्ग, एक मनोरंजक और पठनीय पुस्तक है। डॉक्टर एलिसन का डाइट, स्वास्थ्य और आरोग्य शास्त्र पर लेखक भी इसी प्रकार सहायक रहे। उन्होंने रोगियों के आहार पर नियंत्रण को उपचार बनाकर एक आरोग्य क्रिया या उपचारात्मक प्रणाली का पक्ष लिया और इसको अपनाने की वकालत की। वे स्वयं एक शाकाहारी थे और अपने मरीजों के लिए कड़ाई से शाकाहारी आहार नियम का नुस्खा लिखते थे। आहार विचार से संबंधित इतने लेखों और पुस्तकों को पढ़ने का परिणाम यह था कि इस तरह के खान पान का अब मेरे जीवन में महत्वपूर्ण और गहरा प्रभाव था। शुरुआत में इन प्रयोगों को करने का मुख्य आधार मेरा स्वस्थ रहना था, लेकिन बाद में यह शाकाहारी धर्म मेरा मुख्य लक्ष्य बन गया। इस दौरान मेरे मित्र ने मेरे बारे में अपनी चिंता छोड़ी नहीं थी। उसका मेरे प्रति प्रेम उसे यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहा था, उसके अनुसार यदि मैं मांस खाने के प्रति विरोध जारी रखूंगा तो न केवल यह एक कमजोर शरीर को विकसित करेगा, बल्कि मेरी बुद्धि को भी कुंठित करेगा, क्योंकि इसकी वजह से मैं अंग्रेज समाज में सहज नहीं महसूस करूंगा। जब उसे पता चला कि मेरी रुचि शाकाहारी भोजन से संबंधित पुस्तकों को पढ़ने में हो गई है, तब उसे डर लगा कि इस प्रकार की पुस्तकें मेरे मन को प्रभावित करेंगी और मुझे अपने जीवन को इन प्रयोगों से दूर रखना चाहिए। मैं अपने मूल्य कार्य को भूल जाऊंगा और एक विक्षिप्त सनकी मनुष्य बन जाऊंगा। उसने एक बार फिर अपनी तरफ से आखिरी प्रयास किया। एक दिन उसने मुझे थिएटर चलने का निमंत्रण दिया। नाटक देखने से पहले हमें हालबॉर्न रेस्टोरेंट में खाना खाना था। यह एक विशाल और नामी गिरामी रेस्टोरेंट था, जहां मैं विक्टोरिया होटल के छोड़ने के बाद पहली बार जा रहा था। होटल में रहने का मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि वहां मैं अपनी समझबूझ से नहीं रह पाया था। मेरा मित्र मुझे वहां यह सोचकर ले जा रहा था कि शालीनता की वजह से मैं किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछूंगा। यहाँ खाने वालों की एक बड़ी संख्या मौजूद थी, जिनके बीच में मैं और मेरा मित्र बैठे थे और उनके बीच में बैठकर एक मेज पर भोजन कर रहे थे। खाने का पहला कोर्स सूप था। मैं उलझन में था कि सूप किस चीज़ से बना था, लेकिन इसके बारे में मित्र ने पूछने की जरूरत नहीं समझी। मैंने वेटर को बुलाया। मेरे मित्र ने मेरी इस हरकत को देखा और अपनी जगह से मुझसे सख्ती से पूछा कि क्या बात है। थोड़ा झिझकते हुए मैंने उसे बताया कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सूप शाकाहारी है। तुम एक सभ्य समाज के लिए बेअदब और अनाड़ी हो, उसने उद्वेलित होकर कहा। यदि तुम ठीक से व्यवहार नहीं कर सकते हो तो तुम जा सकते हो, किसी अन्य रेस्टोरेंट में खाना खाओ और मेरा इंतजार करो। यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया। पास में ही एक शाकाहारी रेस्टोरेंट था। मैं बाहर चला गया, लेकिन रेस्टोरेंट बंद था। उस रात मैं बिना खाए पिए रहा। मैं अपने मित्र के साथ थिएटर गया, लेकिन उसने उस नाटक के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जो मैंने उस रेस्टोरेंट में किया था। जाहिर है वहाँ कुछ कहने के लिए नहीं था।
यह हमारी आखिरी मित्रतापूर्ण नोक-झोंक थी। इससे हमारे संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं अपने प्रति अपने मित्र के प्रेम को समझ पा रहा था और उसकी प्रशंसा भी करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरा मित्र मेरी जीवन शैली बदलना चाहता था। मेरा उसके प्रति आदर और प्रेम प्रगाढ़ हो गया था। लेकिन मैंने निश्चय किया कि मैं उसे आश्वस्त और संतुष्ट करूंगा, उसे विश्वस्त करूंगा कि मैं भविष्य में ऐसा अनाड़ी व्यवहार नहीं करूंगा, बल्कि सभ्य और सुसंस्कृत बनूंगा और अपने अंदर ऐसी खूबियां और ऐसी सफलता पाऊंगा जो मेरे शाकाहारी की कमी को पूरा भी करेंगी और मुझे उससे सभ्य समाज में के लायक भी बनाएंगी। मैंने सोचा कि बंबई में बनाए गए वस्त्र अंग्रेज समाज के अनुसार नहीं थे। मैंने अपने लिए आर्मी और नेवी स्टोर से नए कपड़े लिए। मैंने चिमनी के आकार की टोपी भी ली थी, जिसका मूल्य 19 शिलिंग था, जो कि दिनों काफ़ी महंगा समझा जाता था। इससे मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। मैंने ब्रांड स्ट्रीट, जो कि लंदन जीवन का सबसे फैशनेबल स्टोर था, वहाँ से अपने लिए इवनिंग सूट खरीदा, जिसमें मैंने 10 पाउंड बर्बाद किए और अपने सहृदय भाई को सोने की चेन वाली घड़ी भेजने के लिए कहा। बनी बनाई गले की टाई पहनना सही नहीं था, इसलिए मैंने टाई पहनने की कला भी सीखी। भारत में जब पारिवारिक नाई बाल काटते समय दर्पण दिखाता था, उसमें अपने चेहरे को देखना एक विलासिता थी। यहाँ लंदन में मैं हर रोज एक बड़े से शीशे के सामने अपने को टाई बांधते और अपने बालों को संवारने में अपनी कीमती 10 मिनट बर्बाद करता था। मेरे केस एकदम भी मुलायम नहीं थे और मुझे इन्हें संवारने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। हर बार जब हेड को हटाकर लगाया जाता, तब हाथ स्वतः ही सिर में बालों को व्यवस्थित करने चला जाता। यही नहीं, सभ्य समाज के बीच बैठते हुए भी हाथ से बाल ठीक करते रहना भी उस आदत का हिस्सा बन गया था। जैसे कि यह सब सभ्य दिखने के लिए काफ़ी नहीं था, मैंने अपना ध्यान दूसरे विवरणों पर भी दिया, जो मुझे एक सभ्य अंग्रेज सज्जन पुरुष बनने में मदद करता। मुझे बताया गया कि मेरे लिए डांस के साथ ही फ्रेंच भाषा और उसका सही प्रकार से उच्चारण के लिए प्रशिक्षण लेना भी जरूरी था। फ्रेंच न केवल पड़ोसी देश फ्रांस की भाषा थी, बल्कि यह उस यूरोप के अधिकतर देशों का बोलचाल वाली भाषा भी थी, जहां मैं जाने की कामना करता था। मैंने नृत्य की कक्षा में प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया और पूरे सत्र के लिए 3 पाउंड दिए। मैंने हफ्ते में केवल 3 कक्षाएं ली होंगी, लेकिन मैं संगीत की लय के साथ नाचने में सक्षम नहीं था। पियानो समझ नहीं आया और इसके लिए समय नहीं निकल पाया। फिर भी मैं क्या करता। एक लोक कथा थी जिसमें एक बैरागी ने चूहे से बचने के लिए बिल्ली को रखा, फिर बिल्ली को दूध पिलाने के लिए एक गाय को रखा, गाय को संभालने के लिए आदमी को रखा। इस प्रकार कहानी में श्रृंखला बढ़ती चली गई। मेरी महत्वाकांक्षाएं बैरागी के परिवार की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। मैंने सोचा पाश्चात्य संगीत को समझने के लिए वायलिन सीख लूं, इसलिए 3 पाउंड वायलिन खरीदने में खर्च किए, जो कि फीस से कहीं ज़्यादा था। फिर मैंने तीसरा शिक्षक ढूंढा जो मुझे अंग्रेजी भाषा को उपयुक्त उच्चारण के साथ बोलना सिखा सके। उसके लिए मैंने उसे फीस के रूप में एक गिन्नी दी। उसने मुझे बेल की पुस्तक बेल्स स्टैंडर्ड इलोक्यूशनिस्ट खरीदने की सलाह दी। इसको मैंने खरीदा और पिट के भाषण के साथ अपना पाठ शुरू किया। लेकिन मिस्टर बेल ने मेरे कानों में खतरे की घंटी बजाई और मैं जाग गया। इंग्लैंड में मुझे अपना पूरा जीवन नहीं बिताना था, यह मैंने अपने आप से कहा। फिर क्या जरूरत है उच्चारण कला को सीखने की, और कैसे नृत्य मुझे सज्जन या कुलीन बना सकता है। वायलिन को मैं हिंदुस्तान में भी सीख सकता हूँ। मैं एक विद्यार्थी था और मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मुझे स्वयं को वकालत करने लायक बनने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। यदि मेरा चरित्र मुझे सज्जन व्यक्ति बना सकता है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा मुझे अपने लक्ष्य को तिलांजलि देनी होगी। इसी प्रकार के अनेक विचारों ने मुझे जकड़ लिया और अपने इन विचारों को मैंने एक पत्र के माध्यम से अपने को उच्चारण सिखाने वाले शिक्षक को लिखा और उनसे विनती की
कि आगे के पाठ के लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं 2 या 3 बार कक्षा में गया था। इसी प्रकार की चिट्ठी मैंने अपने डांस के टीचर को लिखी और वायलिन शिक्षक के पास स्वयं गया और उनसे प्रार्थना की कि किसी तरह आप मेरा वायलिन बेच दें, चाहे वह कितने में भी बिके। उनका व्यवहार मेरे साथ मित्रवत था, इसलिए मैंने उनको बताया कि मैं मिथ्या विचारों के पीछे भाग रहा था। उन्होंने मुझे अपने निश्चय पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया और यह मेरे अंदर संपूर्ण बदलाव लाया। धन्यवाद। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।